नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की फसल में आरा मक्खी कीट की रोकथाम। बत्तख पालन के साथ मछली पालन करके कमाएं अधिक मुनाफा। सरसों की फसल इन दिनों बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इसी समय फसल पर आरा मक्खी कीट का प्रकोप सबसे अधिक होता है। इसके पिल्लू पत्तियों को खाकर भारी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए समय रहते कीट की रोकथाम करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलनाडु जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। जैसे हम बात कर रहे हैं आज मस्टर्ड साफ्लाई की, जिसको आरा मक्खी भी बोलते हैं। यह एक हाइमेनोप्टेरा जो वर्ग है उसका एक कीट है। जो आरा मक्खी है वो हमारे लिए फसलों के लिए नुकसानदायक होती है। ये मुख्य रूप से मस्टर्ड जो वर्गीय पौधे हैं उन्हीं पे, जैसे आपका सरसों हो गया और सरसों के साथ में आपका मूली, जो इसी में आपकी सरसों वर्गीय फसलों में आती है, जो आपकी सब्जी है, इनमें भी इसका प्रकोप होता है। आरा मक्खी कीट का धड़ नारंगी, सिर व पैर काले रंग तथा पंखों का रंग धुएं जैसा होता है। सुंडियों का रंग गहरा हरा होता है, जिनके ऊपरी भाग पर काले धब्बों की 3 कतारें होती हैं। पूर्ण विकसित सुंडियों की लंबाई 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर तक होती है। इस कीड़े की सुंडियां इन फसलों के उगते ही पत्तों को काट काट कर खा जाती हैं। इस कीड़े का अधिक प्रकोप सरसों में होता है। अधिक आक्रमण के समय सुंडियां तने की छाल तक भी खा जाती हैं। कीट जब अवस्था में जब पौधा जैसे निकलता है उसमें 1-2 पत्तियां रहती हैं, तभी से खाना शुरू कर देता है। खाने के लक्षण आपको दिखाई देंगे कि इस कीट का जो लार्वा है वो गोल संरचना नुमा होता है और ये पत्तियों में बीच में से होल करता है और खाता हुआ जाता है। लास्ट में मिड-रिप छोड़ देता है। अगर कई बार हम देखते हैं कि प्रकोप ज़्यादा होने के बाद में पूरी तरह से डिफोलिएट कर देता है, जहाँ पर पत्तियाँ नहीं रहती हैं। यह कीट 1-2 आपको प्रति पौधे में 1-2 गुच्छों के रूप में आपको दिखाई देगा और सुबह के समय में देखते हैं तो पूरी तरह से आपको चट किया हुआ रहेगा। इसके साथ में अगर इसका नियंत्रण करना है तो सबसे पहले ध्यान दें किसान भाई कि अगर जहाँ पे मस्टर्ड साफ्लाई का प्रकोप ज़्यादा है तो बुआई के समय में, हालांकि बुआई हो चुकी है लेकिन जब नेक्स्ट टाइम बुआई करें तो इसके साथ में कुछ जैसे कीटनाशक आपके क्लोरपाइरिफॉस डस्ट है या और जो इमिडाक्लोप्रिड का जो आजकल फॉर्मुलेशंस, डस्ट फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं, या क्लोरेंट्रोलिप्रोल जो कोराजिन का जो डस्ट फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्मुलेशंस, इसको प्रयोग करें बुआई के समय में या बीज
तो किसान भाई सबसे पहला एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि उनको चुन करके नष्ट करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में क्यूनोलफोस इक्कालेक्स के नाम से आता है, 2 ml प्रति लीटर पानी का इसमें छिड़काव करें तो इस कीट का नियंत्रण अच्छे से होता है। कई बार जो जैसे बहुत सारे जो पुराने इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे मिथाइल फेराथियोन है, मेलाथियान है, इसका डस्टिंग भी इसमें बहुत लाभदायक होता है। उसको करके आरा मक्खी का जो नियंत्रण है अच्छे से कर सकते हैं किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बत्तख सह मत्स्य पालन एकीकृत मछली पालन की ही एक विधा है। इसमें मछली पालन के साथ बत्तखों का पालन किया जाता है। इस तरह से दोनों का पालन करने से किसानों को दोहरा लाभ मिलता है और इसमें एक और जहां लागत में कमी आती है, वहीं दोनों के पालन से आमदनी बढ़ जाती है। अगर आप भी बत्तख सह मछली पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखें, चलिए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार से। मछली पालन का चूंकि हमारे पास तालाब है तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक ही जगह में 2 तरह की चीज़ें पालें। रिसोर्स हमारे पास जो हमारे स्रोत हैं वो एक ही रहेगा और उसके साथ हम तालाब के अंदर तो मछली पाल लें और तालाब के ऊपर की तरफ बत्तखें पाल लें। वो जो बत्तख है वो बत्तख के पालने से क्या होगा, जो फीड बत्तख ने खाया वो फीड भी हमारा फीकल मटेरियल, जो बत्तख का फीकल मटेरियल है वो फिश के साथ यूज़ हो जाएगा। दूसरा, जो बत्तख है, बत्तख लगातार हलचल करेगी तालाब के अंदर में और उससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। उससे हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली जिसको बोला जाता है, ये हमारा बैठ जाता है। हमने एक ही रिसोर्स को यूज़ करते हुए 2 तरह की चीज़ों को पालना किया। उससे क्या होगा, हमारी आय बढ़ेगी। कम खर्च में मछली के साथ बत्तख पालन है लाभकारी। बत्तख पालन का काम इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बत्तख पालन में कम जोखिम भी होता है। बत्तख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बत्तख की मांग अधिक है। बत्तख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बत्तख में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम है, इसलिए मछली सह बत्तख पालन करके इससे दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। बत्तख के साथ मछली पालन शुरू करने के लिए शांत जगह और पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। अधिक लाभ कमाने के लिए बत्तख और मछलियों की उन्नत नस्लों का चुनाव करना चाहिए। वैसे तो आजकल कई नस्लें विकसित हो गई हैं, जिनका पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारी देसी नस्ल है जिसे खाकी डम्बेल बोला जाता है। खाकी डम्बेल में क्या है, वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है, गर्मी को भी सहन कर लेती है। दूसरा, इसका जो अंडे का उत्पादन है वो ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लोग वाइट अमेरिकन पैकन भी पालते हैं, जो पूरी तरह सफ़ेद रंग की बत्तख होती है, लेकिन उसका उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा खाकी डम्बेल का है। ये एक साल में 150 से 180 तक अंडे दे सकती है। तो इस प्रकार अंडों की सेल से भी किसान को आमदनी होती है, साथ में वयस्क बत्तखें भी बेच के किसान को आमदनी होती है। किसान भाइयों के लिए सलाह यही है कि वो अपनी जो भी उनका मत्स्य पालन का कार्य है उसको वैज्ञानिक पद्धति के साथ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1, 10 और 20 तारीख आप नोट कर लें, आसानी के लिए है। उसमें 1 तारीख को आपने गोबर डालना है जो कि लगभग 2.5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डलेगा।
उसके बाद आपने एकड़ के अंदर ही आपने चूना डालना है। 10 तारीख को वो चूना जाएगा आपका 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और लगभग 150 ग्राम लाल दवा 20 तारीख को डालें। अच्छी तरह घोलने के बाद, जो पोटेशियम परमैंगनेट भी इसका नाम है, और इसको डालने से क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर में आपकी जो कीटाणु और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार शुद्ध पानी रहेगा बत्तख और मछली पालन के लिए। तो मेरे पीछे बना हुआ है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है, जो मछली के बच्चे हैं, खास तौर से स्पान साइज जो कि लगभग 8 दिन का बच्चा है, उसके जो प्राकृतिक दुश्मन हैं, जैसे आपका मेंढक हुआ, कुछ झींगे हुए, उन सबसे बचाने के लिए, उसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए ये हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है, जिसमें एक बड़े साइज का हापा लगाया हुआ है। उस हापा के अंदर हमने 2 लाख गोल्डन या कॉमन कार्प के बच्चे छोड़े हुए हैं। उससे क्या होगा कि हम जितना भी हमारा इसका मछली का ये प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स जिन्हें बोलते हैं, ये सब उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, और हमारी जो मछली की मृत्यु दर है, मछली के बच्चे की मृत्यु दर है, वो कम हो जाएगी। इससे किसान भाइयों को कम बीज के इस्तेमाल से अधिक उत्पादन होगा। मछली सह बत्तख पालन के फायदे अनेक। बत्तख और मछली पालन एक साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे कम लागत और जगह में अच्छा मुनाफा होता है। बत्तख और मछली पालन एक साथ करने से दोनों की लागत आधी हो जाती है। बत्तख की बीट मछलियों के लिए एक बहुत ही पोषण युक्त आहार होती है। मछली के तालाब में बत्तख रहने से मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। बत्तख तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। मछलियों के लिए तालाब में अतिरिक्त खाद नहीं डालनी होती। बत्तख जलीय वनस्पति को खाकर नियंत्रण कर देती हैं। मछलियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े बत्तख खा जाती हैं। इस तरह से मछली सह बत्तख पालन करना लाभकारी है। आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से मछली सह बत्तख पालन करके प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा करके किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान आंवला की बागवानी करते हैं और अभी इनके फलों से लदे हैं, जिनकी तुड़ाई का काम अभी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन अच्छा बाजार भाव लेने के लिए किसान फलों की तुड़ाई और तुड़ाई के बाद कुछ बातों जैसे फलों की तुड़ाई का समय, श्रेणीकरण, पैकिंग आदि पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपको अपनी उपज का भरपूर लाभ मिल सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। आंवला, जिसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जिसका उपयोग लगभग सभी तरह की आयुर्वेदिक औषधियों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। आंवला और इससे बनने वाले उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने से इसकी खेती करने में किसानों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ किसान भाई फलों की तुड़ाई और इसके बाद के कार्यों को ठीक तरह से नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता। अक्सर किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई हाथ से करते हैं, लेकिन हाथ से तुड़ाई बड़े वृक्षों और बड़े बागों में संभव न होने के कारण बांस से बनी सीढ़ियों पर चढ़कर तुड़ाई की जाती है। फलों को सुबह तोड़ना चाहिए और प्लास्टिक के क्रेट्स में रखना चाहिए। फलों को तोड़ते समय जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि चोटिल फल पैकिंग और भंडारण के समय सड़कर अन्य फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आंवला के फलों को 3 श्रेणियों में उनके आकार, भार, रंग और पकने के समय के आधार पर ग्रेडिंग करना चाहिए। बड़े आकार के फल जिनका व्यास 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उनको मुरब्बा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
मध्यम आकार के फलों को अन्य परिरक्षित पदार्थ बनाने में और छोटे आकार के फलों को औषधीय उत्पाद जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे, चोटिल और रोगग्रस्त फलों को फेंक देना चाहिए। किसान भाइयों, आंवले के फलों की अच्छी तरह से पैकिंग न करने से लगभग 20% तक नुकसान होता है। इसलिए आंवले की पैकिंग करते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जूट की बोरियों और अरहर पौधे के तनों की टोकरियां आंवले की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जबकि इन पैकिंग पदार्थों में भार सहने की क्षमता कम होती है और रख रखाव भी उपयुक्त नहीं हो पाता। लगभग 40 से 50 किलोग्राम क्षमता की अरहर के तने द्वारा बनी टोकरियां आंवला की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जिनमें अखबार की परत और आंवला की पत्तियों को कुशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंवला को दूर भेजने के लिए गत्ते से बने डिब्बों में पैकिंग करके भेजा जा सकता है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी पहलुओं को अपनाकर आंवले के बाग से अच्छी क्वालिटी की फलत लेकर अधिक आय कमा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। इस अवधि में मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान भाई धान एवं मक्का के तैयार फसलों की कटाई एवं कहाई करें। रबी फसल के लिए खेत की तैयारी करें। फसलों की स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार से बिखेर कर मिला दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं फसल में समय पर बिजाई के लिए उन्नत किस्में प्रमाणित बीज 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। गेहूं फसल में दीमक की रोकथाम के लिए क्यूनाल फॉस 1.5% चूर्ण 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से भूमि में अंतिम जुताई के समय मिला दें। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए आमने सामने की कतारों में 3-4 गन्ने के झुंड की पत्तियों से तिपाई के रूप में बांधे। खड़ी फसलों में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें। चने की बिजाई का अंतिम समय चल रहा है, अतः किसान भाई सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बुआई के पूर्व कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को शोधित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बीज की बुआई करें। सब्जियों की फसल जैसे बैंगन, टमाटर, फूलगोभी एवं मिर्च में फल छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट से ग्रसित तना एवं फल की तुराई कर मिट्टी में गाड़ दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसिड 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मिर्च, फूलगोभी, टमाटर एवं बैंगन की फसल में निकाई गुड़ाई करें। फूलगोभी की फसल में पत्ती खाने वाली कीट की निगरानी करें। फूलगोभी की पिछात किस्मों जैसे माखी, स्नोकिंग, पूसा स्नोकिंग 1, पूसा 2, पूसा स्नोबॉल 16 की बुआई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गोविंदपुर जिला बक्सर से रामेश्वर प्रसाद ने। आप डेयरी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और दुग्ध दोहन के लिए इसकी मशीन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रामेश्वर जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि आपने कहा है कि जो पशुपालन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, इसके तहत हम अच्छी नस्ल के जितने भी हमारे जो पशु हैं उनकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके से हम खोज कर रहे हैं कि ताकि पशु का रखरखाव, पशु का चारा, पशु में आने वाली जो भी बीमारियां हैं उसका निदान और साथ साथ जो उसका उत्पादन जो होता है उसको भी हम लें। जो अच्छे जो दुधारू हमारे जो गाय हैं उनसे हमें दूध दो तरीके से लिया जाता है, जैसे कि हाथ के द्वारा जो हाथ से निकाला जाता है, लेकिन वो उनमें होता है कि जिनकी लगभग 5 से 6 किलो के लगभग जिनसे दूध पैदा होता है। पशुपालक भाइयों, बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक तो मजदूर समय पर नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं तो दूध निकालने में समय और श्रम भी अधिक लगता है। तो ऐसे में मिल्किंग मशीन से दूध निकालना काफी आसान है। मिल्किंग मशीन से समय और श्रम की भी बचत होती है। मशीनों की जिसे दूध को हम निकालने का एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो नेगेटिव प्रेशर है जिससे हम दूध निकालते हैं वो एक ठीक होना चाहिए। सफाई का हम ध्यान रखते हैं और मशीनों से एक एडवांटेज हमें क्या होता है कि जो हाथ नहीं लगता दूध में, तो हैंडलिंग में भी हमारा साफ सफाई का ध्यान होता है, जिससे कि दूध हमारा बड़ा स्वच्छता से निकाला जाता है। जो हमारे कम दुधारू पशु होते हैं जिसमें हमारी मुख्यतः देसी गाय होती हैं, उनको में हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं और जिसमें विशेष तौर से हम ध्यान रखते हैं कि उसमें सफाई का भी हम उसमें जो ध्यान रखें और स्वच्छ दूध उत्पादन करें, क्योंकि आगे आने वाले दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारे पास क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हम अपने जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और ये तभी होगा कि जब हम साइंटिफिक तौर तरीके अपनाएं, नस्ल सुधार पर ध्यान दें, साफ सुथरा दूध उत्पादन करें और ताकि इससे उनकी जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी भी अच्छी होगी और उनको जब आमदनी अच्छी होगी तो उनका अपना पूरा घर परिवार अच्छा चलेगा। पशुपालक भाइयों, मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से लागत में काफी कमी आती है, साथ ही समय की बचत भी होती है और दूध में किसी प्रकार की गंदगी, धूल गिरने की संभावना नहीं रहती है। सबसे खास बात यह है कि पशुपालक के दूध निकालते समय उनके खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होता है और मिल्किंग मशीन द्वारा कम खर्च में दूध आसानी से निकाला जा सकता है। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे जो 2030 तक हमारा वो है जो उत्पादन का लक्ष्य जो बराबर बढ़ रहा है, करीब 240 मिलियन टन लगभग जो है, आप ये मान के चलें कि 24 करोड़ टन हमारा दूध उत्पादन का उद्देश्य है और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज निकल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस लक्ष्य को जरूर जो प्राप्त करेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।